नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे हाथ एक दिलचस्प चीज लगी है। ये सीधे कोई लेख या रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक किताब के बारे में कुछ कह सकते हैं बुनियादी जानकारी है। किताब है मिंकेतन प्रधान की कविताओं का संग्रह है और शीर्षक है महानदी। हमारे पास देखिए इसका ISBN नंबर है 98793617583836। लेखक का ईमेल भी दिया है mkp1555rg@gmail.com। और ये भी पता है कि कविताएं पृष्ठ 11 से शुरू होकर 144 तक। आज हम एक अहम भूमिका पर बात करने वाले हैं, अपनी बात। जी प्रधान जी जो रायगढ़ के किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर और HOD रह चुके हैं। हाँ, और इस भूमिका में उन्होंने अपनी कविताओं और आज के समय के बारे में कुछ अहम बातें रखी हैं। तो हमारा मकसद है कि इस अपनी बात के मुख्य विचारों को समझें, खास तौर पर ये कि वो करुणा के भाव को आज की कविता में कैसे देखते हैं और उनकी कुछ खास कविताओं की पृष्ठभूमि क्या है। तो चलिए जरा इस पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये भूमिका न सिर्फ उनकी जो लिखने की प्रक्रिया है उस पर रोशनी डालती है, बल्कि वो पूरा सामाजिक भावनात्मक माहौल भी बताती है जिससे उनकी कविताएं उपजती हैं। एक तरह से उनके कवि मन की खिड़की है ये। अच्छा। तो सबसे पहली बात जो वो उठाते हैं वो है करुणा का भाव। जी। उनका कहना है कि आज के समय में चाहे युद्ध हो, सामाजिक उथल-पुथल हो, राजनीति हो या टेक्नोलॉजी का असर, हाँ, हर तरफ, हर जगह ये भाव, मतलब दूसरों के दुख को महसूस करने की संवेदना, वो किसी न किसी रूप में है। हाँ, और वो इसे आज के दौर की एक तरह से मूल प्रवृत्ति और शायद समस्या भी मानते हैं। हाँ, समस्या भी, ये दिलचस्प है। और देखिए, वो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है। अच्छा। उनका मानना है कि आजादी के बाद की हिंदी कविता में भी ये भाव था, पर शायद पहले उतना साफ नहीं था, छुपा हुआ था। पर आज ये ज्यादा खुलकर सामने आ गया है। तो ये एक तरह से भारतीय काव्य चिंतन की जो परंपरा है और आज की जो सोच है, उसके बीच एक पुल जैसा हुआ। देखो, तो करुणा यहाँ सिर्फ एक दया का भाव नहीं है, बल्कि एक गहरी सहानुभूति है, एक साझा दुख का एहसास। तो इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी जुड़ गया। अच्छा, इसी सिलसिले में वो अपनी 3 खास कविताओं का जिक्र करते हैं, कुर्री 1, कुर्री 2 और कुर्री 3। जी हाँ, ये उनके महानदी संग्रह की आखिरी कविताएं हैं। और वो कहते हैं कि इन्हें पढ़कर शायद किसी को मुकुटधर पांडे की वो पुरानी मशहूर कविता याद आ जाए, कुर्री के प्रति। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ समानता ये है कि प्रेरणा का स्रोत यानी महानदी और मूल भाव यानी करुणा वो दोनों में है। लेकिन लेखक साफ करते हैं कि आज का परिवेश, आज का संदर्भ वो बिल्कुल अलग है। और सबसे अहम बात वो ये है कि इन कुर्री कविताओं के पीछे का जो मनोभाव है वो कोरोना काल के युग बोध से जुड़ा है। युग बोध मतलब उस समय का एहसास, उस दौर की आत्मा से, जैसे ज़ाइटगाइस्ट। हाँ, बिल्कुल, उस खास समय का मिजाज। ये कविता असल में उसी दौर की देन है। तो ये भाव कब जागे? लेखक बताते हैं कि इन कविताओं के बीज जुलाई 2020 के एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पड़े थे। और फिर 2021 की जो दूसरी लहर आई, वो भयानक माहौल, उसमें ये भाव और गहरे हो गए। वो मानते हैं कि पांडे जी की जो छायावादी चेतना थी, उसकी झलक शायद इनमें दिखे, जैसे प्रकृति से जुड़ाव या निजी भावनाएं। हाँ, कुछ वैसा, पर वो आधुनिक यथार्थवादी जीवन मूल्यों के रूप में। मतलब ये कविताएं पूरी तरह से लेखक की अपनी सोच हैं, उनका अपना नजरिया है जो आज के समय का है, बिल्कुल अलग। समझ गई, भाव तो बहुत गहरे हैं, पर इन्हें कहा कैसे गया है, मतलब इनका शिल्प कैसा है? हाँ, तो इन 3 कुर्री कविताओं के लिए उन्होंने जानबूझकर एक पारंपरिक छंद चुना, सरसी छंद। सरसी छंद? ये क्यों? देखिए, सरसी छंद में आमतौर पर 16 और 11 मात्राओं के चरण होते हैं। इसकी गति थोड़ी धीमी होती है, तो ये मार्मिक भावों को, खासकर दुख या करुणा को व्यक्त करने के लिए काफी सही माना जाता है। और इसमें गेयता भी है। अच्छा, तो इसलिए बाकी कविताएं इस छंद में नहीं है? नहीं, बाकी रचनाएं छंद मुक्त हैं। तो ये एक तरह से रूप और कथ्य, यानी फॉर्म और कंटेंट के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश हुई। सही कहा, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक रूप भी आज की बात कहने के काम आ सकते हैं, और साथ ही वो तकनीकी बदलावों को भी अपनाते हैं। जैसे कंप्यूटर टाइपिंग से वर्तनी और लिपि में जो मानक बदलाव आए हैं। हाँ, जैसे नुक्ते वगैरह का मानकीकरण। जी बिल्कुल। उन बदलावों को उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया है। जी। ये एक तरह की व्यावहारिकता भी दिखाता है। और अंत में लेखक साहित्य के उद्देश्य पर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। उनका मानना है कि आज, मतलब इस वैश्विक दौर में, साहित्य लिखने की सार्थकता किसमें है?
वो है व्यापक जन पक्षधरता में। यानी आम लोगों के हितों के साथ, उनकी चिंताओं के साथ खड़े होने में। हाँ, वो कहते हैं कि देखिए, विज्ञान और तकनीक कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक रचनाकार का जो संघर्ष है वो तभी सार्थक होगा जब इंसान की अस्मिता बची रहे, उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान। बिल्कुल, और उसकी मूल्य चेतना यानी सही गलत की समझ, नैतिक मूल्य, वो भी बची रहे। ये तो आज के समय की एक बहुत बड़ी चिंता है, एक चुनौती है रचनाकार के लिए। निश्चित रूप से तीव्र बदलावों के बीच मानवीय मूल्यों और पहचान को बचाए रखने का सवाल, यही लेखक के अंत संघर्ष को सार्थकता देता है। तो आज हमने मीन केतन प्रधान की अपनी बात से कुछ खास बातें समझी। एक तो आज के जीवन में करुणा का फैलाव, दूसरा कुर्री कविताओं का कोरोना काल के युगबोध से जुड़ना, और पांडे जी की कविता से उनका जो एक अनूठा रिश्ता है वो जी। और आखिर में तेजी से बदलते इस समय में साहित्य की क्या भूमिका हो, उसकी सार्थकता क्या हो, इस पर लेखक के विचार। हाँ, और इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या? जैसे लेखक ने महामारी और तकनीकी बदलावों से जो करुणा और तीव्र हुई उस पर ध्यान दिया, तो ये हमारी लगातार बदलती दुनिया में अर्थ ढूंढने और मानवीय मूल्यों को बचाने के बारे में कौन से स्थायी सवाल खड़े करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इन बदलावों के बीच हम अपने मूल्यों को कैसे सहेज कर रखें। बिल्कुल, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। हमारे पास जो जानकारी है वो इनकी पृष्ठभूमि बताती है, और खास तौर पर कोरोना काल से इनका जुड़ाव। कुर्री 1, 2 और 3 उनके कुछ हिस्सों को देखेंगे, उन पर बात करेंगे। हाँ, ये जो छंद है इनमें एक विदेशी पक्षी है, कुर्री, फिर महानदी, यादें और पर्यावरण, समाज, कई सारी बातें हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन कविताओं में क्या भाव हैं, क्या तस्वीरें उभरती हैं और कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहली कविता से शुरू करते हैं, कुर्री 1। इसमें ये जो अकेली कुर्री है, लगता है अपने साथी को खोज रही है। खोज रहा बिछड़े साथी को, हो गई बहुत रात। हाँ, इसका अकेलापन वो उस समय का जो माहौल था, करुण काल, महामारी, सहमा हुआ संसार सारा, हर दरवाजा बंद, इससे कैसे जुड़ता है ये? मतलब ये सिर्फ एक पक्षी की बात है या कुछ गहरा है? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत गहरा है। कवि ने यहाँ पक्षी के उस अकेलेपन को, उस दर्द को, उस समय की जो सामूहिक पीड़ा थी उससे जोड़ा है। अच्छा। वो पक्षी का डर है ना, जले फपोले खूब, उसका वो घना अवसाद, ये सब कहीं ना कहीं उस बाहरी दुनिया की ही परछाई लगती है जो खुद डरी हुई थी। लेकिन इसमें एक और बात है, वो अतीत की यादें, महानदी तट का गांव, वही झरते गीले गीत, ये जो खोई हुई सुंदरता है और जो अभी का डल है, इसके बीच का जो तनाव है वो कविता को एक अलग ताकत देता है। हाँ, ये विरोधाभास तो है। और फिर एकदम से अंत में वो उम्मीद वाली बात आ जाती है। कोविड भगा, चंद्रयान उड़ा, जगा नया विश्वास। ये थोड़ा अचानक नहीं लगता? मतलब अवसाद से सीधे विश्वास पर। हाँ, ये बदलाव ध्यान खींचता है बिल्कुल, पर शायद ये दिखाता है कि कितने भी बुरे हालात हो, इंसान या शायद प्रकृति भी कहीं ना कहीं से उम्मीद ढूंढ ही लेती है। जैसे चंद्रयान की सफलता या महामारी का कम होना। हाँ बिल्कुल, हो सकता है ये असलियत से थोड़ा ज्यादा आशावादी लगे, पर शायद ये उस मुश्किल वक्त में टिके रहने की जो एक मानवीय जरूरत होती है ना, उसको दिखाता है। सही बात है। अच्छा, अब कुर्री 2 पर आते हैं। यहाँ तो नजारा बिल्कुल अलग है। पर्यावरण की चिंता बहुत साफ दिखती है। हाँ, यहाँ तो वो कटते पेड़, पलाश पीपल के पेड़ सभी कट रहे तटकछार, फिर वो अनाज में जहर, नदी का सूखना, सूखी यह मझधार, ये पढ़कर तो वाकई मन थोड़ा भारी हो जाता है। सही कहा आपने। यहाँ प्रकृति पर जो असर हो रहा है उसका दर्द बहुत साफ झलकता है, और इसका प्रभाव सिर्फ माहौल पर नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ के जीवन पर भी है। जैसे वो लिखते हैं, कुर्रियों की कतारें नहीं दिखती बरसों से। हाँ, दिखती नहीं यहाँ बरसों से। और चकवा चकवी के जोड़े भी चले गए, भागे चकवा चकवी जोड़े। ये पंक्तियां सिर्फ जानकारी नहीं दे रही, ये एक तरह का दुख है, एक शोक गीत जैसा, जो संतुलन खो गया है उसका। और फिर इसी कविता में समाज की तरफ भी इशारा है, बंटवारा है। हाँ, जाति धर्म के भेदभाव से टुकड़े होते देश। हाँ, लड़ाई झगड़े, दल बल वाले लड़ते भिड़ते। और फिर से वो महामारी का जिक्र, कोरोना से सहमी दुनिया, लॉकडाउन में शहर सूना, भीड़ लगी शमशान। तो क्या कवि इन दोनों चीजों को, मतलब पर्यावरण और समाज की मुश्किलों को एक साथ देख रहे हैं? ऐसा ही लगता है।
कविता शायद ये कह रही है कि ये जो बाहर प्रकृति का नुकसान हो रहा है और जो समाज के अंदर ये बिखराव है, ये दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? शायद ये दोनों ही इंसान के अपने अंदर से, अपने चेतन छोर से दूर होने का नतीजा है। जैसे वो पंक्ति है ना, विज्ञान सभी और इंसान मगर नहीं देखता अपना चेतन छोर। मतलब हम बाहरी तरक्की तो शायद कर रहे हैं, पर अंदरूनी समझ या वो जो संतुलन होता है वो खो रहे हैं। और इस सब के बीच वो कुर्री, वो बेचारी अब भी भटक रही है, ठहर नहीं पाता, मन उसका उड़ रहा बार बार। उसकी ये बेचैनी क्या दिखाती है? मुझे लगता है वो बेचैनी सिर्फ उस पक्षी की नहीं है, वो शायद हर उस जीव की है जो इस बिगड़ती हुई स्थिति में फंसा हुआ है। एक ठिकाने की तलाश, एक शांति की तलाश। हाँ, इसीलिए शायद कविता का अंत शांति की अपील पर होता है। नाहक जंग रोकना होगा और मिलकर हल निकालने की बात। एक दूसरे से मिल करेगा अब नया समाधान। और वो चेतावनी भी तो है, जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास। बिल्कुल, ये भी उसी शांति की जरूरत को ही मजबूत करती है। अच्छा जी। अब तीसरी कविता, कुर्री 3। ये तो जैसे हमें यादों में ले जाती है। महानदी का किनारा, बचपन आता याद, पंछी विदेशी, महानदी के पाठ, बचपन बीता खेलता बीच धार। यहाँ एक अलग तरह का सुकून सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ वो नॉस्टैल्जिया वाली भावना है, गुजरे हुए वक्त की एक मीठी सी याद। पर ये सिर्फ यादें नहीं है, ये आज की सच्चाई से एक तुलना भी है। अच्छा, कैसे? जैसे वो कहते हैं वो लोग नहीं रहे, वो दादा बाबा नहीं रहे, गांव भी बदल गया है, हुआ गांव कुछ और महानदी, जिसे यहाँ चित्रोत्पला भी कहा गया है, वो भी अब पहले जैसी नहीं रही। चित्रोत्पला हो गई उथली। तो ये बदलाव, क्या ये सिर्फ उदासी वाली बात है या नदी में अब भी कुछ खास है? ती रहती धार, वो पुरखों से जुड़ी हुई है। पावन धाराओं में होता पुरखों का उद्धार, उसे स्वर्ग द्वार तक कहा गया है। अच्छा, तो हाँ, नदी इस बदलती दुनिया में भी एक तरह की निरंतरता, एक आध्यात्मिकता का प्रतीक बनी हुई है, ऐसा लगता है। और कविता का अंत बड़ा दिलचस्प है। 21वीं सदी में लद्दे करु कविता के बौर। इसका क्या मतलब निकाले? करु मतलब करुणा, दुख। हाँ, ये पंक्ति वाकई सोचने पे मजबूर करती है। क्या इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में दुख या करुणा की कविता लिखना या उसे महसूस करना एक बोझ जैसा है? या फिर यही दुख, यही करुणा, यही संवेदनशीलता वो फूल बौर हैं जिन्हें हमें इस 21वीं सदी में अपने साथ लेकर चलना होगा, मतलब इसे बचाए रखना होगा। शायद दोनों ही मतलब इसमें हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इन कविताओं के हिस्सों से हमें हानि का एक गहरा भाव मिलता है, यादों का एक सुकून भी है, पर्यावरण और समाज को लेकर चिंताएं हैं, और फिर कहीं ना कहीं उम्मीद और एक गहरे चिंतन की झलक भी मिलती है। ये सब जैसे आपस में मिले जुले हैं। बिल्कुल, ये अलग अलग विषय नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई भावनाएं और चिंताएं हैं। वो पक्षी का अकेलापन, नदी का बदलना, समाज का टूटना, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और आखिर में ये सवाल शायद मन में रह जाता है, महानदी के उस बदलते किनारे पर वो जो अकेला भटकता हुआ पक्षी है, उसकी जो तस्वीर है, क्या वो आज की दुनिया में हम इंसानों की अपनी ही तलाश का एक प्रतीक नहीं है? मतलब हम भी तो विस्थापन, पहचान के संकट और इस बिखराव के बीच कहीं ना कहीं अपनी जड़ें, अपनापन खोज रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।